बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाजरीन, 12 जून बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन, लेकिन हमने इस आलमी दिन पे क्या करना है? बीइंग पाकिस्तानी सिर्फ बात कर सकते हैं। आज मुझे कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे नज़र से कोई ख़बरों में भी नहीं गुजरी कि आज कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी वज़ा की हो कि जी चाइल्ड लेबर को हमने मिनिमाइज़ करना है। चंद स्टार्ट्स हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ और फिर सारा अहमद साहबा चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनसे बात करेंगे कि उनका इदारा क्या काम कर रहा है। पंजाब में चाइल्ड लेबर की शरह जी 14% से ज़्यादा बढ़ गई हुई है और पंजाब में 55 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो ऑब्वियसली अगर स्कूल नहीं जाते तो ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड लेबर का हिस्सा होंगे। और महंगाई बेरोज़गारी ने मज़ीद बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको फोर्स कर दिया है कि जनाब वो भी चाइल्ड लेबर की तरफ जाएं और रोज़गार कमाएं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। मुल्क भर में 27 मिलियन बच्चे हैं नाज़रीन जो स्कूल नहीं जाते, उनमें से 70 लाख से ज़ायद चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। वफाकी कानून के तहत तो 14 साल की उम्र है आपकी मुलाजमत के लिए, मिनिमम एज जो है 14 साल है। दो मेरे देखने में ये बहुत कम है, इसको आज भी 17 साल 16 साल के करीब होना चाहिए। बहरहाल पंजाब में इसको 15 साल कर दिया गया है, विच इज़ गुड। एनीवेज, अब तक चाइल्ड लेबर के खिलाफ 1400 के करीब FIR दर्ज हो चुकी हैं। पंजाब में 2016 में भट्टो पर जबरी मुशक्कत के खिलाफ कानून एक पास हुआ था और पाकिस्तान में पहला नेशनल चाइल्ड लेबर सर्वे 1996 में किया गया था। सारा अहमद साहिबा चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर है। सारा साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सारा साहब, ये स्टैट्स तो हमारे पास आते रहते हैं, जो भी गूगल करेगा रिसर्च करेगा स्टैट्स निकाल लेगा। मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि आपका इदारा पंजाब में क्या कर रहा है, अभी तक हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं इसको चाइल्ड लेबर को लेकर? जी देखें, जो यहाँ पे मेन बच्चों रिलेटेड इश्यूज हैं पंजाब में वो है चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, ठीक है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। वो पूरे पाकिस्तान में होती है, एक्चुअली पूरी दुनिया में होते हैं ये सारे इश्यूज। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो क्या कर रहा है कि ये हम एम करते हैं कि इन चीज़ों का खात्मा कर सकें। अगर खात्मा नहीं तो एटलीस्ट इनको रिड्यूस कर सकें इस क्राइम को। तो इसके लिए हमने जो है वो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं दिन में 4 दफ़ा अगेंस्ट चाइल्ड बेगर्स, उनको लाते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं। सिमिलरली यही चीज़ चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स के साथ भी की जा रही है, जो बच्चे तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिनसी ज्यादती का शिकार होते हैं। और चाइल्ड लेबर, बहुत सारे बच्चे घरों में डिफरेंट मार्केट में मुलाजमत कर रहे हैं। और अगर हमारा कानून ये कहता है कि अगर ऐसे किसी बच्चे पे कभी भी तशद्दुद हो या कोई ज्यादती का वाकया कोई आए तो इमीडिएटली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सर्च वारंट लेके वहाँ इंटरवीन करता है, बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेता है और जो है वो उसको रिहेबिलिटेशन होती है। फिर हम उसको फूड, शेल्टर, एजुकेशन, आपको ऑलरेडी पता होगा, ये सब फराम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट और जॉब्स। हमने एक न्यू चीज जो स्टार्ट की ना, विच आई रियली वांट टू हाईलाइट, वो ये है कि हम जॉब प्लेसमेंट भी कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट बच्चों की और जॉब प्लेसमेंट भी। जो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं उनको जॉब्स दिलाना, उनकी स्किल डेवलपमेंट करना, तो वो उस पर भी अब काम हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। कोई नंबर मुझे दे सकती है कि लास्ट ईयर में आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है, कितने बच्चों को जॉब प्लेसमेंट पे पुटअप किया? जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पिछले एक साल की अगर मैं आपको फिगर दूं, एक साल में अराउंड 30 हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे 30 बच्चे हैं वो अबव 20 ईयर्स से हो गए थे, तो उनको हमने जॉब्स से प्लेस है। कुछ को गवर्नमेंट जॉब्स मिल गई, कुछ को बड़े डिजाइनर्स के पास, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास, कुछ नर्सेज बन गई लड़कियां, वो हॉस्पिटल्स में जॉब कर रही हैं। तो दैट्स लाइक एन अचीवमेंट एंड सक्सेस स्टोरी जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने स्किल डेवलपमेंट में काम किया है लास्ट 4 सालों में, जब से मैं आई हूँ। क्योंकि मेरा फोकस था कि इनको हुनर भी सिखाया जाए, क्योंकि आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट इनफ, for these children to get jobs. The stats आए हैं, अब 7 मिलियन के करीब लोग हैं पूरे पाकिस्तान में बच्चे जो चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए हैं। तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सो ऑब्वियसली मेरा रफली एस्टिमेशन है, मेरे पास इसके स्टार्ट्स नहीं पड़े हुए, बट रफली एस्टिमेशन है कि 3.5 मिलियन सिर्फ पंजाब में होंगे, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है। तो अगर 3.5 मिलियन चाइल्ड लेबर में से हमने 30 लोगों को जो आप कह रही हैं कि आगे फर्दर जॉब्स मिली हैं, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कोई सेटिस्फैक्टरी नंबर तो नहीं है ये। नहीं, देखिए एक सेकेंड, एक मिनट, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास सिर्फ वो बच्चे होते हैं एज पर लॉ, हम कानून एक फॉलो करें, PDNC एक्ट, उसमें लिखा हुआ है अगर किसी बच्चे पर तशद्दुद हो तो हम उसको रेस्क्यू करके अपने पास रखते हैं। हमारे पास अभी 1200 बच्चे रह रहे हैं पंजाब में। ये वो बच्चे जो ऑर्फन्स हैं, अब्यूज हैं, चाइल्ड लेबर है। आप सिर्फ चाइल्ड लेबर पे आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ चाइल्ड लेबर वाले टॉपिक आपको बताऊंगी। मेरी रिसर्च के मुताबिक 2.5 लाख बच्चे हैं, विच इज ऑफ कोर्स अ वेरी बिग नंबर, जैसे आपने मेंशन किया। 2.5 लाख बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर पे मुलविस है पंजाब में पूरे। ऑफ कोर्स इन सब बच्चों को हम अपने पास रख नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब लेकिन इसमें लेजिस्लेशन तो मौजूद होगी ना कि आप जो लोग चाइल्ड अब्यूज चाइल्ड लेबर में सारे इन्वॉल्व हैं, आप उनके खिलाफ की कार्रवाई कर सकें, कोई लेजिस्लेशन तो होगी ना?
नहीं, हाँ बिल्कुल, देखिए जो लेजिस्लेशन है ना, ऑफ कोर्स वो पीपीसी में आती है, चाइल्ड पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है 2016, जो कहता है कि 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत में रखना एक जुर्म है, ठीक है। बट वो डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट के मैंडेट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं कह रही कि हम नहीं करते, और तो हमारे कानून में नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, वी आर इवन गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कानून में नहीं है लेकिन हम इंटरवीन करते हैं। जो केसेस रिपोर्ट होते हैं हम उनमें इंटरवीन करते हैं। लेकिन आपको पता है, देखिए ये आप मानेंगे कि एक सोशल इशू है, मतलब बच्चे यहाँ पे हमारे मुल्क में कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है इसके ऊपर। हर जगह बच्चों को पैदा किया जाता है, ऐसे कमोडिटी एक्सप्लॉइट किया जाता है, मुलाजमत पे रखवाया जाता है ताकि उनके पैसे मिले माँ बाप को। हर बच्चे के बदले में 20-20 हज़ार महीने के पैसे मिल रहे होते हैं। इट्स अ बिग सोशल इशू इसमें, जहाँ जो है वो एक डिपार्टमेंट उसमें कुछ कोर्स सब कुछ थोड़ी कर सकता है कि सारे बच्चों को 2.5 लाख को रेस्क्यू करके कर दे, नहीं, लेकिन सारे इदारों की जिम्मेदारी है, और स्पेशली हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सोसाइटी एज होल, हम सबकी जिम्मेदारी। सारा साहब, थैंक यू फॉर द गुड वर्क, प्लीज कंटिन्यू। हमारी जहां पर भी हेल्प की जरूरत हो, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वफाक के बाद सिंध का बजट आ गया और अब पंजाब के बजट की बारी है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, लेकिन यहाँ पर थोड़े हालात डिफरेंट ये है कि यहाँ पर केयर टेकर सेटअप है, और केयर टेकर सेटअप 4 महीने का बजट देने जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। काशिफ अनवर साहब हैं, बड़े मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बड़े मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखते हैं कि पंजाब का बजट आगे क्या कहता है और केयर टेकर सेटअप किस कैपेसिटी में बजट पेश करने जा रहा है। इसको भी थोड़ा सा आई थिंक इसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज लाहौर में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, एक इजलास हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे केयर टेकर सेटअप के सीएम मोहसिन नकवी साहब, सेक्रेटरी ख़जाना, ये तमाम लोग शहबाज शरीफ साहब की रहायशगाह में आज इकट्ठे हुए और वहाँ पर फाइनलाइज़ किया गया। वहाँ पर सेक्रेटरी ख़जाना भी, कुछ और महकमों के सेक्रेटरीज भी थे, तो वहाँ पर आज फाइनलाइज़ हुआ कि जी पंजाब का 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। और इतलात ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर सीएम जो हैं वो खुद से ये बजट पेश करेंगे इसी कमिंग वीक में, या मंडे तक का टाइम है। होपफुली मंडे तक, कमिंग मंडे तक जो बजट है वो पेश कर दिया जाएगा। बजट के थोड़े से हाईलाइट्स जो हैं वो जो अभी तक हम तक पहुंच सके हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि 4 माह के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। मजमूई तौर पर माली साल 23-24 के लिए तरक्याती बजट का हुजम 834 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। महकमा ख़जाना पंजाब ने आइंदा 4 माह के बजट पर सिफारिशात निगरान सेटअप को भेज दी है, बिकॉज वही फाइनलाइज करेंगे। नाउ दे आर रनिंग द गवर्नमेंट। तो पंजाब के महकमा ने 4 माह के बजट की जो सिफारिशात तैयार की हैं उनमें आज सच कोई बहुत नए प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट नहीं किए जाएंगे सिंस इट्स केयर टेकर सेटअप। सेहत कार्ड के लिए 20 अरब रुपए, गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाले मनसूबों के लिए 27 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्पेशल एजुकेशन के लिए तरक्याती मनसूबों की मद में 1 अरब रुपए, सेहत के बजट के लिए 4 माह में 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 12 अरब, ज़राअत की तरक्की के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं, और ज़राअत स्पेसिफिकली इसके लिए 20 अरब रुपए अलग से हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 12 अरब, साफ़ पानी सीवरेज के निकास की आपकी स्कीमों के लिए 7 अरब, ट्रांसपोर्ट के लिए 6 अरब, एमरजेंसी सर्विसेज के लिए 1.5 अरब रुपए, तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब के करीब होगा। आइंदा बजट डॉलर की कीमत 290 से 95 रुपये को मद्देनज़र रख कर बनाया जा रहा है। इसी पर आज गुफ्तगू करते हैं। एक तो पहले केयर टेकर सेटअप, 4 महीने का बजट, और फिर नई गवर्नमेंट आएगी तो ऑब्वियसली नया बजट देगी। काशिफ भाई, 4 महीने का बजट, सो दैट मीन्स के नई गवर्नमेंट आएगी तो अपना बजट फिर फर्दर लेके आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्टीमेटली जी ये तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि बजट देना है, और 4 महीने का ही वो देंगे। अब ये तो अब कानून में चेक करना है कि फिर 4 महीने के बाद जब अगली गवर्नमेंट आएगी फिर वो क्या करेगी। लेकिन ये चूँकि लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो उन्हें देना है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बजट्स रखे हैं ये भी अच्छा है कि तमाम डेवलपमेंट के लिए आपने कहा कि कोई ख़ास बजट नहीं रखा गया, तो डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि फेडरेशन ने भी डेवलपमेंट के लिए रखा है। और इकोनॉमी फेडरेशन तो केयर टेकर सेटअप नहीं है ना, वो तो रनिंग गवर्नमेंट है, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो तो रख सकते थे, बट केयर टेकर का थोड़ा सा डिफरेंट, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। मियां साहब, आपने इससे पहले भी बजट देखे में, आप इस पर ज़्यादा में बेहतर गाइड कर सकेंगे। केयर टेकर सेटअप की बहुत ज़्यादा तरक्याती कामों में तो नहीं जा सकता ना उस तरफ? बिल्कुल जा ही नहीं सकता वो, चूँकि इलेक्शन करवाने के लिए आए होते हैं और फिर
उन पे इल्ज़ाम लगता है कि ये किसी न किसी को ब्लाइंड करने के लिए फेवर कर रहे हैं, तो इसलिए तरक्याती बजट वो खर्च नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ ना डंग टपाऊ मामला चलाने के लिए केयर टेकर होते हैं, वरना वो कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते जिसके दूररस असरात मरतब होने हों। वो तो ये कि डे बाई डे मामला चलाने, और उसके लिए बजट भी जो 4 माह का पेश किया जा रहा है वो उसमें वो मद्दात हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और उनमें पैसे रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो बजट पेश करेंगे वो उसकी कोई लीगल हैसियत उस तरह से नहीं होगी, वो आखिरकार फिर दोबारा जो है वो असम्बली से उन्हें पास करवाना पड़ेगा। जो नई गवर्नमेंट आएगी जब वो अपना बजट पास कराएगी तो ये साथ ज़िमनी बजट में इसको शामिल किया जाएगा, और फिर ये इसको पास होगा, फिर ये लीगलाइज होगा, वरना उस वक्त तक ये बस ऐसे ही है, हवा में ही। तो मतलब तब तक ये खर्च हो सकता है। हाँ जी, लेकिन इसको फिर भी आपने इसकी वैलिडेशन अगली गवर्नमेंट से लेनी। बिल्कुल इसी तरह मतलब कल काबू भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते, केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर आ सकता है सेटअप, बिल्कुल। तो ये तो सुना है मैंने कि सीएम साहब खुद बजट पेश कर रहे हैं। नहीं तो सीएम साहब जाहिर है वो इस वक्त सूबे के सरबराह हैं, बेशक वो निगरान है, लेकिन काबिल उनके पास मिनिस्टर है आमिर मीर साहब, उन्हीं को कह देते कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक डॉक्यूमेंट जारी कर दें कि ये हमने बजट बना दी है, बस ठीक है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि वो जाहिर है शब भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि तारीख के औराक में जिंदा रहने का एक बहाना है कि जी मैंने बजट पेश किया था। अच्छा, एक और बिफोर इट के डॉक्टर साहब की तरफ चलूँ। डॉक्टर साहब का नाम मैंने पहले डॉक्टर असद अनाउंस कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरे पास लिखा वैसे आया था, डॉक्टर आसिम साहब हैं, इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक? सॉरी फॉर द रॉन्ग नेम, माजरत उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, उसके बाद में आते हैं, इसकी डिटेल्स को ब्रेक डाउन पे बाद में आते हैं। किसी भी रनिंग गवर्नमेंट की या केयर टेकर सेटअप की प्रायोरिटीज बजट में क्या होनी चाहिए? केयर टेकर जो सेटअप है वो डेफिनेटली एक वक्ती तौर पर है। वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मैंने अभी नोट किया कि $300 बिलियन उसके अंदर रखे गए हैं। नहीं 300 अरब जी 300 अरब रुपए, 300 अरब उसमें $300 बिलियन आ जाए तो क्या मतलब मौजा ना हो जाए मेरे साड़ी ना। अच्छा, 300 अरब रुपए उसके अंदर रखे गए हैं, और आई डोंट नो ये इसको किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह इनका अप्रूवल लेंगे। प्रायोरिटीज़ तो नॉर्मली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके अंदर एजुकेशनल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। 18th अमेंडमेंट के बाद सभी नीचे आ गए। जी बिल्कुल, 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीज़ें उनके नीचे आ जाती हैं, तो उनके ऊपर रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर रखनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है डेफिनेटली उसके ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट को तो नहीं जाना चाहिए उसमें। फिर डेफिनेटली तबादले भी करा रहे थे, पोस्टिंग भी सारी होती रही है, सो केयर टेकर सेटअप प्रॉपर पावर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। हमें नहीं है केयर टेकर सेटअप। आई डोंट थिंक सो कि इनको इस साइड पे जाना चाहिए। वैसे इनको केयर टेकर कहना भी नहीं चाहिए। 3 माह उनके गुजर चुके हैं, अब तो परमानेंट है। तो परमानेंट जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते तब तक ये इलेक्टेड की तरफ। और अगर ऊपर कौमी असम्बली में जो है वो 6 माह या साल जो है आगे ले जाते हैं तो इनकी तो मौजें लगी रहेंगी। ये भी आगे चले जाएंगे इसमें आके। जी डॉक्टर साहब। जी मैं ये कह रहा था कि जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं जो कि पहले गवर्नमेंट जो चला रही है उन्हीं को इनको कंटिन्यू करना चाहिए। आई थिंक वही है, कुछ भी नया सच नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर तो यही है जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए और जो परमानेंट गवर्नमेंट है वो आए, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ हम जाए। आपको डर नहीं लगता, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, आपको डर नहीं लगता? मेरा जाती ख्याल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक तो हमें जाना चाहिए इलेक्शन। जहाँ पर जिस मुल्क का वज़ीर ख़जाना कह सके कि अगर IMF हमारे साथ नहीं मुज़ाकरात करता, ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती तो आई डोंट केयर, वहाँ पे बस छोड़ो, फिर मैं आगे निकल जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जी काशिफ भाई, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए अल्टीमेटली आपके जो सूबाई गवर्नमेंट है, साफ़ पानी है, सेहत है, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, इनकम है, कहाँ से जनरेट करना है, फिर हमारी जो स्कीम्स हैं जिसमें हम फ्री मेडिकेशन देते हैं हॉस्पिटल्स में, ये जो अफेयर्स भी ज़राअत है, ये तमाम अफेयर्स हमारी पंजाब गवर्नमेंट के पास आती हैं। तो अल्टीमेटली अभी उन्हें मैं जैसा कि मैंने कहा कि ये तो सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट है, और अभी हमें इस बात को भी देखना है कि क्या 4 महीने के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर 4 महीने के बाद इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? क्या फिर 4 महीने के बाद दोबारा ये बजट पेश किया जाएगा? क्योंकि अभी बज़ाहिर ख्वाहिश तो है कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शंस होंगे। तो अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो एक और सवाल वहाँ पैदा हो जाएगा कि 4 महीने के बाद एक और बजट आएगा, मिनी बजट या सप्लीमेंट्री आएगा अल्टीमेटली। तो जो पंजाब की हैं अल्टीमेटली उसकी फेडरेशन की तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पैसा इकट्ठा करना है।
आप उसमें पैसा भी जो इकट्ठा करना है उस पर भी बहुत सा काम करना होगा। इसमें डिटेल्स जो हमारे पास सामने जो आपने और मैंने सबने शेयर की है, इसमें इकट्ठा करने का कोई प्लान नहीं दिया नहीं। तो वो आप देखें, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं वो सारे अब उसमें अब ये खर्च कहाँ से होगा? क्या ये उसी शेयर में से होगा जो फेडरेशन ने देना है, या अल्टीमेटली इनकम जनरेट होगी? जब तक इनकम जनरेट नहीं होगी, अब आप बजट तो व्हाट इज बजट? बजट तो यही होता है ना कि इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, सरप्लस क्या है, या हमारा बीच में से लॉस क्या है। वैसे लास्ट टाइम सरप्लस एक ही दफा मुझे पंजाब याद पड़ता है, वो परवेज इलाही साहब अली गवर्नमेंट छोड़ के जब गए थे ना, तो खजाने में तभी पैसे छोड़ के गए थे, वरना सरप्लस मुझे याद चले मैं कहता हूँ लॉस भी उसमें आ जाए तो आपने उसको भी करना है, तो आपका बजट तो तब तक कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक आपके पास इनकम के सोर्सेज नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली उन्हें इनकम के सोर्सेज देखें, इनिशियल डॉक्यूमेंट है, अभी इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया, तो पूरा डॉक्यूमेंट जब रिलीज करेंगे तो उसमें वो इनकम साथ बताएंगे कि हमने इनकम कहाँ से लेनी है, तो और भी जितने एवेन्यूज है उसको देखते चलना। यहाँ पे आपको ये नहीं लगता कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसकी बड़ी जिम्मेदारी भारी होती है बजट की उनके ऊपर, क्योंकि उनको पता होता है कि हम आंसरेबल है, हमने लोगों को जाके जवाब देना है, वापस वोटर को जवाब देना है, पब्लिक को जवाब देना है। एक केयर टेकर सेटअप जो इलेक्ट ही नहीं होके आया, वो कुछ भी बजट दे दे, उन्हें किसको जवाब देना? अल्टीमेटली देखें, इसकी तो फिर वही बात है कि कानून में इसकी प्रोविजन क्या है और वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जवाब दे तो वो भी किसी को भी नहीं होती। लेकिन चले टेक्निकली तो होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली हमको बैंड अप होता है कि 5 साल के बाद हमने जाना है, और वो इस तरह से जवाबदेह होती है कि उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वापस जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन्हें लोग इसलिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया है आपने। तो लेकिन ये गवर्नमेंट भी ऑन द अदर हैंड, मैं वैसे इस गवर्नमेंट की तारीफ भी करूँगा कि इश्यूज जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी और जो दूसरे लोग, दे आर रिजॉल्विंग दोज इश्यूज। देखें ये इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भी इश्यूज हम लेकर गए या जो इश्यूज भी जो लेकर जा रहा है वो उसको दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व। मोहसिन साहब भी कर रहे हैं, जो दूसरे मिनिस्टर साहिबान हैं, इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहिबान हैं, वो भी कर रहे हैं, SM तनवीर साहब, बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो मेरा हाल है इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर वो हाईलाइट कर रहे हैं। सुन रही है इस सेटअप की? सुन रही है, देखें बिल्कुल सुन रही है। मैं एज अ चैम्बर, हम जो भी लेटर लिख रहे हैं, मुझे ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है और मैं खुशी भी महसूस हो रही है कि उसका रिप्लाई ज़रूर आ रहा है। वेरी गुड। एंड दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट। वो उस पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारा कोई लेटर ऐसा नहीं जा रहा कि जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा या जिस पे रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड है, चाहे वो वासा से रिलेटेड है, चाहे वो लेस्को से रिलेटेड है। तो देखें, अगर हमें देखें एक अवाम को क्या चाहिए है, अवाम को तो रिलीफ चाहिए है और उसकी सुनवाई चाहिए। अगर हम एक बीइंग द इंस्टीट्यूट हैं जो हम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसकी बात सुनी जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे उस गवर्नमेंट की तरफ जाना जो इलेक्टेड है या जो केयर टेकर है, जो हमारे, आप जो नहीं कह सकते मैं कह देता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी साहब की केयर टेकर सेटअप जो गवर्नमेंट है, इनका कंपैरिजन कर लीजिए तो मोहसिन साहब ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं बिजनेसमैन को और बिजनेस कम्युनिटी को, जो उस्मान बुज़दार साहब नहीं कर पाए। देखें, और उसकी बहुत सारी वजूहात में इजलासों में भी बुला रहे हैं, हम जा भी रहे हैं, हमारी प्रपोजल्स भी सुनी जा रही हैं, हमारी रिकमेंडेशंस भी ली जा रही हैं, कमेटियाँ भी बन रही हैं, कमेटियों में बुला भी रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात करूँ इस पंजाब की गवर्नमेंट की, जो एनवायरनमेंट का इशू आया, वी टॉक टू द गवर्नमेंट, हमने उनको प्रपोजल्स दी कि आप इनको इससे बहुत स्टील सेक्टर से बहुत बड़ा इशू आ रहा था, हमने टाइम लेकर दिया कि वहाँ पर आप इसको देखें जैसे हम आपको कह रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया, तो इसको अप्रिशिएट किया जाए। फेयर इनफ, जो भी अच्छा काम करे वो अप्रिशिएट किया जाए। ये सब ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि दे आर लुकिंग आफ्टर द कम्युनिटी के, जिन्होंने टैक्स देना है, यही कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, चैम्बर कमाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, टैक्सेस देगा, वही टैक्स आप पे और मुझ पे लगेंगे। और अगर इन पे ध्यान दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये ध्यान जो है ये अवाम पर भी चला जाए, अवाम पर। ये अवाम ही है ना, मेरे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है। मेरे कहने का मतलब नहीं, आप समझे कि अल्लाह करे कि ये देखें जिनके वोट लेकर, जिनकी वजह से ये हुकूमतें चलती हैं, ये मुल्क चलता है, काश उनके मसाइल भी हल कीजिए। टैक्स लगाने से पहले उनसे भी पूछा जाए। आप किसी महज़ब माशरे में जब टैक्सेशन होती है ना, अवाम से पूछा जाता है कि ये राय है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में कोई किसी को नहीं पूछता है। और दूसरा ये आप में जो है ना ज़हन में ये रख लें कि ये हुकूमत जो है ना, जिसको हम निगरान हुकूमत कह रहे हैं, ये मुंतखब हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट। कैसे? इस वजह से कि उनके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। तो बुज़दार साहब को इख्तियार नहीं, बुज़दार साहब तो मादू, मट्टी के मादू थे,
वो तो बस दही से रोटी खाते थे, इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं था। ये हर काम कर रहे हैं और इनको मुकम्मल इख्तियारात हैं, ना ये किसी को जवाबदेह हैं, ना ये किसी के वो क्या कहते हैं दबाव में है। ये खुल के काम कर रहे हैं और जिनकी आशीर्वाद है उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ कि आप जैसे भी करें, लेकिन परफॉर्म करके दिखाएं। लेकिन परफॉर्म जो जिस मकसद के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या मकसद? वो किसी आपको पता है जो सियासी काम उनसे लिया जा रहा है, किसी को क्रश करना, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। पंजाब नंबर 1 जा रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो है ना सबसे बड़ा सूबा भी है, सबसे बड़ा सूबा भी है, बनाएंगे सबसे वो उन्होंने क्रैश कर दिया है। जो वो जिस मकसद के लिए उनको चुना गया था उसमें वो बेहतरीन है। मोहसिन साहब को आप भी जानते हैं, बड़े पोलाइट से आदमी है, वो तो बड़े शरीफुल नफ्स से आदमी, कारोबारी नफ्स। असल बात ये होती है, नहीं देखे मेरी बात, जब किसी के पास इख्तियार आता है ना फिर देखा जाता है कि अच्छा वो इसमें, लेकिन काश अल्लाह करे, देखें इसमें कोई खर्च नहीं है अगर वो गुड गवर्नेंस लेकर आए पंजाब में, अगर और इसमें वाकई बिल्कुल कोई खर्च नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। काश मोहसिन नकवी साहब एक काम कर जाएं, जहाँ इतने पकड़ दकड़ कर रहे हैं और इतने बला के वो मैनेजमेंट के माहिर हमें लग रहे हैं और चिड़ी नहीं फड़कने दे रहे पंजाब में, तो काश वो ये करें कि कुछ बंदे को फ़र्द की ज़रूरत है ना, लीगल फ़र्द, उसको फ़र्द मिलनी चाहिए, बगैर खर्चा पानी मिले। किसी ने पर्चा दर्ज कराना है तो बगैर किसी सिफारिश के पर्चा दर्ज है। काश के डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो है बगैर सिफारिश के मिले। काश डोमिसाइल जो है वो बगैर सिफारिश के किसी को मिल जाए। काश सरकारी दफातर में होने वाले काम के रास्ते में रुकावट ना पैदा कीजिए। ये 4-6 माह में ये गोल सेट कर जाएं, आने वालों के लिए मसला हो जाएगा, ट्रैक पे चढ़ा देंगे। तो इसमें खर्च भी कोई नहीं है, कोई इसमें कोई बजट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। जहाँ वो सारे काम कर सकते हैं, जहाँ वो तहरीके इंसाफ जैसी एक बड़ी सियासी जमात को काबू करते हैं, पटारी में बंद कर सकते हैं, तो वहाँ वो सरकारी मुलाजमीन को भी राय रास्त पर ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए तवज्जो की ज़रूरत है, जिस पर किसी गवर्नमेंट के एक इसमें टेक्निकल सी बात है मियाँ साहब, जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, और आई थिंक आइंदा इन डेज टू कम मैं तो उसके ऊपर बड़ा खुल के बात क्या करूँगा। वो ये है काशिफ भाई, डॉक्टर साहब, वो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे मुलाजमीन फारिग करने थे, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो फेडरल महकमे रन कर रहे थे, वो इख्तियारात नीचे आ गए थे, तो वो मुलाजमीन क्यों बैठे हुए थे, उसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में काम कर रहा हूँ कि 8-10 लाख के करीब मुलाजमीन सारे बनते हैं कि जो इररेलेवेंट है, बट स्टिल बैठे हुए हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, रिटायर होते हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। नहीं तो सूबों के महकमों का भी यही हाल है, बहुत सारे जो काम नहीं कर रहे, जो नहीं काम कर रहे, तनख्वाहें दे रहे हैं, तो इसके ऊपर बात भी की जानी चाहिए, इसके ऊपर काम भी किया जाना चाहिए। लेकिन आज एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो आज कंप्लीट गुफ्तगू बजट पे रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब के बजट में जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है। अभी तो हमारे पास बहुत इनिशियल से स्टार्ट्स आए हैं, इनिशियल से फिगर आए हैं कि कुछ जो मार्जिनलाइज्ड से फिगर्स आए हैं वो सिर्फ हमारे पास हैं, बट वफाक का बजट पेश कर दिया गया, उसके ऊपर माशाल्लाह बहस भी हो रही है। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, सो ऑब्वियसली वो बहस का क्या लेवल या क्या कैलिबर होगा उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली बजट पास हो जाएगा 28-29 के करीब जाकर, व्हेन एवर द ड्यू डेट इज़। तो वफाक पे देखते हैं डॉक्टर साहब, वफाक का बजट अब तो उसके ऊपर तो हमारे पास कंप्लीट आ गई हुई डिटेल्स। पंजाब वो वफाक का बजट कुछ बेहतर बजट आया? बजट पाकिस्तान का बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप अगर एक एग्जांपल लें कि एक पाकिस्तान के अंदर मिनिमम वेज के ऊपर अगर एक बंदा काम कर रहा है और जब उसको मंथली इनकम मिलेगी तो उसके लिए उसको हैंडल करना कितना मुश्किल है। उसने देखना है कि मैंने अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे करने हैं और यूटिलिटी बिल्स भी मैंने पे करने हैं, उसके अलावा मैंने बाकी ग्रॉसरी के लिए भी सारी स्पेंडिंग करनी है, अगर कोई कर्जा वगैरह लिया है वो भी देना है। इसलिए पाकिस्तान का जो बजट है इस वाले से बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उस वाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान का तकरीबन आई थिंक 7,300 बिलियन रुपी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की जानी है, उसमें चली जानी है। उसके अलावा फिर पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो इतना नहीं है, बहुत कम है पाकिस्तान का रेवेन्यू। टोटल जो एस्टिमेट है आपका मेरे पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए कि हम रेवेन्यू की बात करते हैं? व्हाट डू वी हैव? है क्या? हमने क्या काम क्या किया? हमने कितना एम्पावर किया बिजनेसमैन को या अपनी कम्युनिटी को कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाए और हमारे पल्ले में कुछ हो? है ही कुछ नहीं हमारे पास। हमारा भी यही क्वेश्चन है गवर्नमेंट के साथ
कि उस साइड पे हमने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। बेसिकली जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसका बहुत बड़ा एक रोल है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो बाहर। वहाँ पर मैं मुखातिब से कुछ देर पहले इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मुझे बताया गया है, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के चले गए। उन्हें गल फाइनेंस मिनिस्टर टीवी से आगे और नेशनल टेलीविजन पे आके कहेगा कि मुझे बताया गया और मेरी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, तो आप पर मुझ पर क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं वो? एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके गोल्डन वीज़ास ओपन हैं, उसके लिए उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की है। वीज़ा के लिए उन्होंने, अब वो सारा जो डॉलर है वो कहाँ से जा रहा है? पाकिस्तान से जा रहा है। एक ये भी प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर। अब ये वो अमाउंट है जो कि सिर्फ वो गोल्डन वीज़ा लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ जाकर $0.5 मिलियन के करीब है वो, पोर्चुगल और इन सारे मुल्कों $5 लाख के करीब। और जो खुद उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक सेपरेट है। और उसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो न्यूज़ के ऊपर चल रही है आजकल, स्पेकुलेशंस। आज अनाउंस किया जाता है कि IMF के साथ हमारी डील फाइनलाइज हो गई है। किस दिन किया गया ये? मुझे तो नहीं याद पड़ता। रोज ये तरले लेते रहने कि कर लो कर लो कर लो। न्यूज़ आती है कि फाइनलाइज होने जा रही है, तो नेक्स्ट डे डॉलर की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। फिर एक न्यूज़ और आती है। नहीं डॉक्टर साहब, लेट्स नॉट गेट देयर। डॉलर की प्राइस कहीं पे भी कम नहीं हुई, ओपन मार्केट में हुई है। तो जो ब्लैक का कारोबार है उसको प्लीज उसको रिकॉर्ड ना किया करें, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा मत बनाया करें। इंटरबैंक डॉलर 80, 85, 90 काशी भाई इस पे ज़रा बेहतर में गाइड कर सकेंगे, इससे नीचे नहीं गया। कल मैं हांगकांग के एक बैंकर है उनकी रिसर्च पढ़ रहा था कि पाकिस्तान को लेके IMF की डील हो जाए या ना हो जाए, 80 to 95 के दरमियानी डॉलर अब फ्लक्चुएट करेगा। 75, 80, 95 इसके दरमियानी फ्लक्चुएट करेगा, इससे नीचे नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो मुझे कितने का मिलेगा? वो इंटरबैंक रेट जो भी है ओपन मार्केट में मैं जब खरीदने जाऊं, उसको रिकॉर्ड, ओपन मार्केट को रिकॉर्ड तो नहीं ना कर सकते हम, उसके ऊपर बैठ के बात तो डॉक्यूमेंटेड बात तो ना कर सकते। डॉक्यूमेंटेड बात हमने इंटरबैंकिंग पे करी, क्यों काश भाई? डॉक्यूमेंटेड बात हमने इंटरबैंक के ऊपर करनी है, इंटरबैंक पे करनी है। और जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, देखें जब तक हमारे रिजर्व्स नहीं आएंगे, ये मैं समझता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट के इसको अपोज भी किया जा रहा है कि जो 111.4 की जो लिमिट बढ़ाई गई है $1 लाख तक, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और ये तभी मुमकिन होगा, और इससे मैं बार बार यही कह रहा था कि जो ग्रे इकॉनमी का पैसा है जो आपका डिक्लेयर्ड नहीं हो रहा, उसको खुदारा अपनी बुक्स के अंदर लेकर आएँ, अपनी किटी में लाएँ। वो पैसा या तो मुल्क से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बात अब समझने वाली है कि हमारे जितने सिस्टम्स हैं वो इतने इंटीग्रेट और अपडेट हो गए हैं कि वो पैसा बंदर नहीं आ सकता जब तक उसे रास्ता नहीं दिया जाएगा। आपको कुछ ना कुछ जब तक एनी डिक्लेरेशन, एनी एमनेस्टी, बिकॉज वी नीड इट। अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो फिर बाहर चला जाएगा या ज़ाया हो जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा, येस दे हैव डन अ लॉट फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। देखें चूंकि उन्होंने अपने टारगेट को बढ़ा दिया, रेवेन्यू के टारगेट को बढ़ा दिया, तो उन्होंने कुछ विदहोल्डिंग्स के रेट्स को बढ़ाया है। अल्टीमेटली आपने कहीं से तो पूरा करना है, और ट्रेडर्स, लेकिन मैं बार बार हर चैनल पे बैठ के एक बात ये कर रहा हूँ कि वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स, वी पाकिस्तानीज हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स, वी हैव टू फाइल अवर टैक्स रिटर्न आइदर नील। हमें नील की रिटर्न फाइल करनी है, पर करनी है। हम जब तक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि मैं कल टेलीविजन पे बैठा रात, तो एक जो मेरे सामने फाजिल दोस्त बैठे थे, मैं जूम पे दे रहा था, तो उन्होंने कहा काजी भाई आप बहुत ज़्यादा मुहब्बत वतन है, मैं इतना मुहब्बत वतन नहीं हूँ कि जो आप प्रीचिंग कर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन देखें मैंने यहीं रहना है, आपने भी यहीं रहना है। तो देखें अगर जिसके पास सोर्सेज है वो निकल सकता है, लेकिन सब सोर्सेज वाले भी इस मुल्क से नहीं निकल सकते। तो जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, हमें अपने हालात को खुद ठीक करना है, कोई आगे ठीक नहीं करेगा। लेकिन इस बजट के अंदर कोई $2 बिलियन, मैं आज कुछ पढ़ रहा था तो वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ सका, $2 बिलियन ऐसे भी रखे हुए हैं कि जिसका इसहाक डार सबको पता नहीं कहाँ से आने हैं, लेकिन उन्होंने रखे हुए हैं। वो देखें वो ऐसे होंगे जो हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आने हैं, और हम अभी तक बहुत पुरुमीद है कि IMF, मैं भी बहुत पुरुमीद हूँ। देखें हमेशा कभी भी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। वी स्टिल हैव 20 डेज, और अगर हम IMF के साथ हमारी जो चल रहा है 9th रिव्यू, अगर वो हो भी जाता है, अप्रूव हो जाता है, स्टिल इट इज़ वेरी गुड। देखें हम बिल्कुल ये कहें कि हम अपनी कश्ती को डुबो दें नहीं। और मैं एक सवाल ये करता हूँ, हमने क्या करना है फिर? हमने पाकिस्तान को बचाना नहीं है? अगर IMF के साथ नहीं होगा तो फिर हमने कुछ भी नहीं करना। क्या फिर हम क्या करेंगे? फिर विल गो टुवर्ड्स डिफॉल्ट। क्या आर वी रेडी फॉर डिफॉल्ट? वी आर नॉट रेडी फॉर, एंड वी शुड नॉट बी डिफॉल्टेड। तो इसका मतलब है कि फिर हमें उन तमाम एवेन्यूज को देखना है जो फिर हमें अपना सब कुछ करेक्ट करना है। थोड़ा सा आपकी निगाह मेरे से बहुत ज्यादा डीपर होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है IMF को?
देखिए IMF ने शायद कुछ चीज़ें हमसे और मांगी हुई हैं। ठीक है, हमारे मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें IMF और भी मांग रहे हैं, डिटेल्स जो हमने नहीं दी हैं, वो शायद उसकी वजह से कोई ऐसा इशू है। और दूसरा जो एक वो असिस्टेंस मांग रहे थे 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की, कि आप गारंटी कराएं कि आपकी किटी में वो होंगे, और हमारे वो दोस्त ममालिक तब तक नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं आप IMF से, वो कह रहे हैं आप IMF से गारंटी कराएं, IMF कह रहे हैं आप दोस्तों से गारंटी कराएं। तो इस वक्त वी आर जस्ट लाइक अ बॉल, पहले आया कि मुर्गी वाली, जी हम इधर उधर जा रहे हैं। तो और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात जरूर करना चाहूँगा यहाँ पर, अपने सिर्फ फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ के लिए, कि प्लीज़ 25-30 रुपए पाकिस्तान की कीमत ना लगाइए। वी नीड योर हेल्प। आप अपने पैसों को हुंडी के जरिए ना भेजिए, आप अपने पैसों को स्टेट बैंक के जरिए भेजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी जो पैसा आ रहा है अगर वो किटी में आ जाएगा तो हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, रुपए पे प्रेशर कम होगा, हालात बेहतर होंगे। और हम चाहे आप पाकिस्तान के बाहर हैं चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी हैव टू वर्क फॉर द पाकिस्तान। लेट्स से गिवन सिनेरियो, अल्लाह करे कि हमेशा अच्छी चीज़ें हो, पाकिस्तान पॉजिटिव ट्रैक पे आगे चले। लेट्स से कि अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा नहीं तय पाता, देन व्हाट? नहीं, अल्लाह खैर करे। देखें, अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं भी तय पाता तो फिर यही है कि अगले रिव्यू में जाना पड़ेगा। अब ये बात तो नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, और सख्ती होगी। IMF आपको और शराइत दे देगा। देखें, आपने डिवेल्युएशन की क्यों की? IMF के कहने पे। आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया क्यों बढ़ाया? IMF के कहने पे। आपने पेट्रोलियम पे लेवीज लगाई, किसके कहने पे लगाई? IMF के कहने पे लगाई। तो ये आप जितनी चीजें कर रहे हैं ये आप IMF के कहने पे कर रहे हैं। तो फिर जब आप अगले जाएंगे 33rd रिव्यू में उसके साथ जाएंगे एड लेने के लिए उनसे, तो वो फिर अल्टीमेटली आपके लिए और मजीद सख्ती हो, शराइत सख्त होगा, और कुछ नहीं होगा, आपके लिए शराइत मजीद सख्त हो जाएंगे। पॉसिबल कि अगर चाइना या कोई और, क्योंकि काफी सारे सर्कल्स में ये डिबेट भी चल रही है कि चाइना हैज सेड दैट कि अगर IMF के साथ मामला नहीं तय पाते तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। नहीं, देखें, IMF के साथ अगर हो जाता है ना तो फिर वो ये होगा कि आपके जितने भी लोन्स हैं दूसरे ममालिक से रीस्केड्यूल हो जाएंगे। अब अगर IMF से अब अल्टीमेटली वो भी देख रहे हैं कि हमारा IMF से होता है कि नहीं होता। ये बात नहीं, हमने तो IMF से $1 बिलियन लेना है, लेकिन जितने हमने लोन्स रीशेड्यूल करने हैं वो इससे बहुत ज्यादा हैं, वो हमें बहुत असिस्टेंस मिल जाएगी अगर देखें। और जो सबसे मजे की बात है कि हमारे जितने भी ममालिक के साथ या हमारी जो अगर डोनर एजेंसीज हैं वो 1 साल के लिए उसको रिन्यू कर रही हैं, वो भी ये नहीं कर रही कि 10 से 15 साल के लिए रिन्यू कर दें, एक दफ़ा हम भी आराम से होकर बैठ जाएं। वो भी ये कहते हैं कि हम 1 साल के लिए आपका ये रीशेड्यूल करते हैं, अगले साल फिर आपको देखेंगे। तो बार बार मैं फिर द कंक्लूजन इज वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। हमें अपने एक्सपेंडिचर्स देखें, IMF को हमें अगर हम साथ रखेंगे तो असिस्टेंस आएगी, हमें फैसिलिटेशन मिलेगी। हमारे मिनिस्टर को दोबारा आई डोंट केयर नहीं कहना चाहिए, ही शुड केयर। देखिए, IMF के साथ हमें किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए। दैट्स लाइक अ बिजनेस। क्यों मियां साहब? जी बिल्कुल सही है। कम से कम ओके, क्या कहते हैं कि अपने आप को नीचे तो नहीं गिरा लेना चाहिए, या ये कह देना कि जी उसका इम्पेक्ट बहुत खौफनाक पड़ता है कि लोग जो दूसरे आपके अवाम हैं, बिजनेसमैन हैं, वो समझते हैं कि लो जी कहानी खत्म हो गई है। तो ये परसेप्शन नहीं जानी चाहिए। सारा दिन आप बड़े बड़े लोगों से, बिजनेसमैन से सबसे उनके दरमियान मौजूद होते हैं, ओवरऑल परसेप्शन क्या चल रही है मार्केट में? देखें, सीधी सी बात है, ओवरऑल जो है ना बहुत मायूसी है। ठीक है, ये एक हकीकत है। हमें वैसे इसका हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त मायूसी है, और मायूसी इस वजह से है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये हालात कब तक स्ट्रेंथन होंगे। अगर ये आज कोई सेटअप भी इन्होंने जो भी बनाना है ये ऐलान कर दें कि जी 4 माह के या 3 माह के बाद इलेक्शन होंगे, या हम जो है 5 साल के लिए जो है वो कोई निगरान हुकूमत बना रहे हैं, या कोई भी सेटअप ला रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स का कुछ सेटअप ला रहे हैं। बहरहाल चूंकि कन्फ्यूजन है, इस वजह से सारे मामला ख़राब हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, IMF भी हमारे साथ सियासत कर रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टी बना ली। बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने तो पाकिस्तान के देखा ना, वो तो पाकिस्तान के हालात से फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तान को घुटनों पे कर लिया उन्होंने। अब देखें ना, जिस तरह के इस हुकूमत ने जो है या स्टेट ने जो है एक सियासी पार्टी को जो है वो घुटनों पे कर लिया है, इसी तरीका IMF ने पाकिस्तान को घुटनों पे लिया है। ठीक है, अब वो उसके साथ जो मर्जी सलूक करें, हम हाथ बांधे खड़े हैं। मुझे ये पता मियां साहब कि 1 साल पहले तक सियासी जमातें एक दूसरे के बारे में स्टेटमेंट्स देती करती थी, पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रख दिया गया, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती थी, ये बयानिया होता था। और आजकल आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्या हैं
कि हमने IMF की तमाम शराइत हमने पूरी कर दी, वो फिर भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। देखें ना, ये कौमों का वकार होता है। हमें देखें, हमें हर हाल में जिंदा रहना है, और ऐसी भी कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, सबसे पहले कि आप अवाम को इत्मीनान में लें। 1 साल हो गया आपने अवाम को इत्मीनान में नहीं लिया, ठीक है। लोगों को कख पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप अवाम को इत्मीनान में लें। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने कम से कम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इज्जत देने का फैसला कर लिया, ठीक है। बेशक वो डॉलरों की वजह है, लेकिन वो चलें, उनको माना तो है। और हकीकत ये है कि इस मुल्क को सिर्फ ओवरसीज ने बचाया हुआ है, अभी भी उन्होंने बचाया, पर वही आगे भी बचा सकते और वो आगे भी बचा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी उनको जो है ना, और मजीद ड्यू रिस्पेक्ट करें, कम से कम उनको वोट डालने का हक दे दें, ठीक है। और साथ उनको जो है एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दे दें, और बाकी उनके प्रोटोकॉल देने हैं ना। मैं जरूर ट्रैवल करना बिना तमाशा आंदे उनको डॉलर मंगने आंदे हैं, तो ये ना, ये गलत है ना ये। बल्कि यहाँ तो रिश्तेदार भी जो है ना, वो भी कहते हैं कि अच्छा जो ये लेके आया ना, सब कुछ छीन लो इससे। तो हुकूमत भी उसी तरह से कहती है अच्छा ये पाकिस्तान आवड़े है, जो भी खैर नहीं है। तो ये कम से कम जो है ना, आप ओवरसीज को एक ही आपके पास रास्ता है डॉलर लाने का, और वो सिर्फ ओवरसीज है, इसके अलावा और आपके पास कोई हल नहीं है। और उन्होंने या पाकिस्तान को बचाया और उन्होंने बचाना है आपके पास, या वो आपको डॉलर इकट्ठे करके दे सकते हैं कि आपके पास ओवरसीज पाकिस्तान के। नाज़रीन, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आज का शो आपने देखा। हमने सिर्फ कोशिश की कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा कवर कर सकें उन एस्पेक्ट्स को जो अभी इन कमिंग डेज इस वीक के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएंगे, जब बजट की डिटेल्स आ जाएंगी। बट इवेंचुअली आई डू एग्री टू द वन पॉइंट, उसके ऊपर हम तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, मौजूदा क्राइसिस से निकालने के लिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारी फर्स्ट एंड लास्ट होप हैं। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि पाकिस्तान जितना हमें प्यारा है, ऑब्वियसली उतना ही उनको भी प्यारा है, एंड दे विल स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।